अभिषेक आपके साथ। शुरू हो चुका है मॉर्निंग चस्का। और मॉर्निंग चस्का में हमेशा मैं कुछ न कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई स्पेशलिटी क्या होती है। वैसे आज मेरे साथ हमारे बस्ती क्षेत्र से ही बहुत ही स्पेशल व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, जिनका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे और अपना इंट्रोडक्शन वो खुद बताएंगे। वैसे देखा जाए तो सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सुबह की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए, और कहा जाए कि मतलब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक जोश होना चाहिए। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आपकी तैयारी पूरी हो, है ना। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो फिर ऐसी आलस वाला चलता रहेगा सिलसिला, और फिर आगे जाकर कुछ नहीं होगा। तो देखा जाए तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन भी चाहिए होता है। उस मोटिवेशन के लिए ही आज मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुजीत चौधरी जी को। सुजीत चौधरी जी हमारे ही बस्ती क्षेत्र से हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है मत्स्य पालन के क्षेत्र में। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन एक जो माइंडसेट है ना हम लोग का कि छोटे शहर का बंदा है तो क्या कर पाएगा, या बड़े शहर के लोग ही बहुत सारा बड़ा काम कर पाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। टैलेंट टैलेंट है, और वो छोटा शहर बड़ा शहर, कास्ट क्रीड रिलीजन ये सब देख कर नहीं आता है ना। तो इसलिए देखा जाए तो आज हमें बहुत ही बेहतर मोटिवेशन मिलने वाला है, और आप मेरे साथ बने रहिए पूरे 8 से 11। आज सुजीत चौधरी जी हमारे साथ रहेंगे, जो आपको इतने नए नए टिप्स भी देंगे ना कि वो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो सर हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएं लोगों को, और ये जो माइंडसेट रहा है लोगों का वो खत्म होगा इससे। जी सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुजीत चौधरी है और मैं मूल निवासी वाल्टरगंज बस्ती से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की है, सेंट बेसिल से ही। और उसके बाद मैंने अपने बीटेक किया जीएसएस नोएडा से, और लगभग 11 साल मैंने बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, जिसमें 6 से 7 साल मैं यूएस में भी था। और इसके बाद मैं जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही गांव चल के, अपने ही देश चल के कुछ अपने लिए और अपने साथियों के साथ में रोज़गार स्थापित किया जाए। तो 2016 में मैं यहाँ पे वापस आया, और मैं हमेशा से कृषि क्षेत्र से कुछ ना कुछ करना चाहता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही था। मेरे बाबा जी कृषि से थे, मेरे पूरा खानदान कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, और मुझे मालूम था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आदमी हो सकता है एक बार पहनना भी भूल जाए, लग्जरी भूल जाए, लेकिन वो खाना तो नहीं छोड़ेगा। तो ये एक सनराइज सेक्टर है, और कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है एक्वाकल्चर, जिसको आज हम लोग फिशरीज या मत्स्य पालन कहते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए तो पूरे देश में प्रोटीन की बहुत सारी कमी है। इस समय हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। हम सिर्फ खाद्य डेफिशिएंट ही नहीं है, हमारे खाने में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और उसका एक पूर्ण करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमारा मत्स्य पालन या मछली के रूप में हो सकता है। और यही एक एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जो आज लोग इसको अभी समझ नहीं रहे हैं, या जान नहीं रहे हैं, या मालूम नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें तो पूरे देश में लगभग 35 लाख मिलियन मेट्रिक टन का डिमांड है मछली का, मत्स्य का, जिसमें हम पूरे देश में कुल मिला के मरीन और इनलैंड फिशरीज से सिर्फ लगभग 16 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं। लगभग 16 से 17 मिलियन मेट्रिक टन की आपूर्ति है, जो कि अभी हम मिलके कर नहीं पा रहे हैं। और यही आपूर्ति हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, हमारे युवकों के लिए भी, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए भी, कि इसको रोजगार के रूप में ये अपनाएं, जिससे हमारे देश की सिर्फ प्रोटीन की जो आपूर्ति है वही ना पूरी हो, बल्कि उनको रोजगार भी मिले। बिल्कुल सर, प्रोटीन डिफिशियंसी खत्म होगी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे सर कि आप अपनी पसंद का कोई एक सॉन्ग बताएं। ठीक, आपके साथ शुरू चल रहा है मॉर्निंग चेस का, और आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सुजीत चौधरी जी, जो आपको स्टार्टअप के बारे में बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो है इस चीज के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग अपना स्टार्टअप चलाएं, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, सरकारी नौकरियां तो अभी फिलहाल देखी जाए तो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, या कहा जाए कि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, प्रिपरेशन में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो स्टार्टअप इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपना करियर एक नए क्षेत्र में बना सकते हैं। और अभी सुजीत चौधरी जी से हमारी बात हुई थी। सर पहले तो मुझे ये जानना है आपसे कि सर यूएस में जब आप थे तो यूएस की नौकरी कहा जाए या यूएस का लाइफ स्टाइल कहा जाए, वो छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, ये एक बड़ा स्टेप होता है। तो क्या मोटिवेशन था आपके लिए जो आप इतनी अच्छी नौकरी और इतना अच्छा पैकेज छोड़कर इंडिया वापस आए?
देखिए, मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी नौकरी करते हैं, खासकर देश के बाहर करते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में मैं अगर बात करूँ, तो वहाँ पे आप 4x4 के केबिन में ही काम करते हैं। आप कितना बड़ा भी काम करें, कितना मोटा पैकेज भी आप कमा लें, लेकिन आप अपने ज़मीनी सर मैं यहाँ स्तर। पे एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, क्या पैकेज मिलता है? पैकेज काफी अच्छा रहा होगा, बेहतर रहा होगा, देखिए पैकेज, लगभग आप बता सकते हाँ, हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि 2016, मतलब अब मैं मूलतः पूरा तो नहीं एग्जैक्ट आपको बता सकता हूँ, लेकिन यह है कि पैकेज अगर आप एक इंडिया के बड़े अधिकारी हाँ, से तो ज्यादा ही रहा होगा। हाँ, जी, जी। तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ पे क्या था कि वहाँ आप ज़मीनी स्तर से नहीं जुड़े होते हैं। आप अपना 9 से 5 जॉब करते हैं, 9 से 6 जॉब करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। वहाँ की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दिन होते हैं, एक शनिवार और इतवार, जो आदमी अपने लिए जीता है। जबकि शनिवार को वो बहुत करता है तो घर के लिए ग्रोसरी ले आता है, और रविवार को बहुत करता है तो फैमिली के साथ में मूवी देखने चले जाता है। इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं होती है। और वही नहीं, अगर आप इंडिया में भी बात करें, तो जो लोग अभी इस समय नौकरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सोशल इंटरेक्शन आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप में मिलता है, जो आपको एक ज़मीनी ग्राउंड पे जो लोगों से बातचीत करने का, लोगों को जानने का मौका जो एक स्टार्टअप में मिलता है, वो आपको नौकरी में तो नहीं मिलता है। सबके अपने अपने मतलब फायदे हैं और नुकसान है। तो मुझे हो चुका था, लगभग लगभग 13-14 साल नौकरी करते को हो चुका था। मुझे लगा कि अब यह सही समय है कि अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए, अपने क्योंकि मैं, देश की बात अलग हाँ, होती है, देश लोगों की की बात बात अलग अलग होती है होती है। यहाँ की, और मैं अपने घर का इकलौता लड़का भी हूँ, तो मुझे लगा कि अब ऐसा समय भी आ गया है कि जहाँ पे मेरे माँ बाप की भी मेरी जरूरत है, और अगर मैं वहाँ पे जाके कुछ अपने लिए और अपने साथियों के साथ में कुछ मिलजुल के समाज के लिए कर सकता हूँ, तो शायद ये मेरे लिए एक उपलब्धि की बात रहेगी। बिल्कुल सर, और ये उपलब्धि मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू चलती रहेगी, और शो को भी और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जैसे कि आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप बहुत बेहतर कर सकते थे। जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका कि मैंने मसलन पूछूं कि देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चाहे वो डेयरी हो, वहाँ पे भी इनोवेशन हो चुके हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वहाँ पे भी इनोवेशन हो चुके हैं, लेकिन एक्वाकल्चर या फिशरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी इनोवेशन नहीं हुए हैं, और यह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम इतना जो मार्केट है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। अगर आप सिर्फ यूपी की बात करें, तो यूपी में जो पर एनम जो डिमांड है मछली की या मत्स्य की, वो लगभग 25 लाख टन की है, और अभी जो यूपी में प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, वो टोटल लगभग 9 लाख टन का होता है, मतलब लगभग 17 से 18 लाख टन का अभी आपूर्ति है। अगर आप इसको पैसे में कन्वर्ट करें, तो ये 2 से 3 बिलियन डॉलर की आपूर्ति है, जो हम अभी जिस पे खड़े हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मतलब बिजनेसमैन की नजर होती है कि वो चीजों को गैप को जान लेते हैं, मुझे लगता है आप उस गैप को पहचानने में कामयाब रहे जी, हैं। वही गैप होता है, क्योंकि वहीं पे आप वैल्यू एडिशन करके आप अपने और अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जो ये गैप है 2 से 3 बिलियन डॉलर का, ये अभी आंध्र प्रदेश से जो हमारी मछलियाँ आती हैं, उनसे भरा जाता है। तो मैं यह चाहता हूँ कि क्यों ना हम यूपी में ही अपने मत्स्य पालन को बढ़ावा देके, यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, वो मत्स्य पालन को अपना एक रोजगार बना के मत्स्य का उत्पादन करें, और इस गैप को हम भरें, और यूपी का पैसा यूपी में ही रह जाए, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, और भी जानना चाहेंगे कि जब आपने मत्स्य पालन का ये बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, तो क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि मैं इस क्षेत्र से नहीं था, मैंने कभी मत्स्य पालन नहीं किया है, तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली चुनौती ये थी। दूसरी चुनौती ये थी कि इस क्षेत्र के बारे में जानकारी या नॉलेज या एक्सपर्टीज ली कहाँ से जाए। तो मैं गया मत्स्य पालन विभाग में उत्तर प्रदेश के, वहाँ से उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे कुछ किसानों से मिलाया। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसका एक्सपोजर लीजिए, आप खूब ट्रेवल करिए, लोगों से मिलिए, उस बिजनेस के बारे में जानिए कि क्या इन है क्या आउट है। वही मैंने किया। लगभग 2 से 3 महीने में लगभग 50 से 60 किसानों से मिला। उनमें से मैंने अपने साथी 2 से 3 किसानों को जोड़ लिया, जिनको जोड़ने के बाद मैं रायबरेली में मैंने यह मत्स्य पालन का काम शुरू किया। अब वो ट्रेडिशनल ढंग से कैसे किसानी की जाती है उनके दिमाग में या उनकी एक्सपर्टीज थी, लेकिन इसको टेक्नोलॉजी के यूज से इसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें फिर मेरी दूरदर्शिता काम आई। तो उनका एक्सपीरियंस और मेरी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज, इन दोनों को कंबाइन करके हम आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है सर, और मुझे लगता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो रहे हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी का जब मिक्सअप हुआ तो बहुत ही बेहतर आउटकम भी आया होगा, और इससे आगे चलकर भी बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें भी निकल कर आएंगी, और इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा फायदा भी होगा। जैसे कि लोगों को लगता है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं, एक बिजनेस शुरू करने से पहले लोगों को यही डर सताता है कि कहीं फेल ना हो जाए, तो ये सारी चीजें होती हैं। सर से और बातें करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ, ओनली ऑन रेडियो 90.0 एफएम पर शो चल रहा है मॉर्निंग चस्का। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि मछलियों को पालने पर कई बार क्या होता है कि रिस्की होता है, कहीं बरसात के पानी से, या अगर वहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि जैसे आम का अगर पेड़ है, तो पानी अगर आम के पेड़ का बौर का जो पानी होता है वो अगर उस पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो मछलियां मर जाती हैं। ऐसी कंडीशंस लोगों को झेलनी पड़ती है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे सावधानी क्या रखी जाए? देखिए, अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो आपने बात सही कही कि उसके आसपास में थोड़े पेड़ ना हो, क्योंकि उनसे मछलियाँ मरती तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचता है, क्योंकि पॉन्ड का या तालाब का पानी इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें इन सबके होने या उनके पत्तियों के होने की वजह से, डाइल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो सावधानी हमको बरतनी चाहिए मत्स्य पालन में, आप इसको एक पूरे इंडस्ट्री या एक अपने दुकान के जैसे करिए। अगर आप सिंगल पॉन्ड या 2 तालाब 3 तालाब कर रहे हैं, उसकी बैरिकेडिंग कराइए, उस पर आप बर्ड नेट लगवाइए, उसकी देखरेख वैसे ही करिए जैसे आप अपने किसी फैक्ट्री या किसी दुकान की कर रहे हैं।
तो आप जरूर इसमें सफल हो जाएंगे। ये नहीं, मतलब सर ये नहीं कि मछली पाल दिया नहीं। और उसके बाद की मछली तो पानी में रहती है, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी खिला दो। देखिए, जितना आप जिस चीज पे जितना ध्यान देंगे वो आपको उतना ही आउटपुट देगा। लोगों में ये बहुत ही गलत धारणा है कि मछलियों को हमने तालाब में डाल दिया, वो अपने हाँ। आप बड़ी हो जाएंगी और हमें पैसा लेके चली जाएंगी। बिल्कुल आज का मैं बताऊं, औसतन जो प्रोडक्शन या उत्पादन है इंडिया का 1 हेक्टेयर से, वो लगभग 3 टन का होता है। और आज की डेट में मैं अपना औसतन उत्पादन 1 एकड़ से 12 से 14 टन का औसतन उत्पादन देता हूँ। यह सिर्फ इसी वजह से हो पाया है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ, क्योंकि मैं उसकी पूरी देखरेख करता हूँ और उसको एक एज ए इंडस्ट्री ट्रीट करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, एक्सपर्टीज काम आती है। और आप बिजनेस मतलब ये होता है कि करने तो उतर जाते हैं लोग, पर कई बार चीजें ऐसी होती है कि बारीकियां नहीं पता होती हैं। मतलब साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है। कई बार तो सर मैंने ये भी देखा है कि तालाब जैसा जैसा गंदा, उसमें लोग कूड़े कचरे भी डाल रहे हैं और उसी में मछलियां भी पाल रहे हैं, तो घाटा तो होगा। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपने एकदम सही कहा, अगर किसी बिजनेस में हम ध्यान नहीं देंगे तो घाटा वो देखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ में मैं आपको एक चीज ये भी ऐड कर दूं कि मत्स्य पालन एक बहुत ही अच्छा मुनाफे का जरिया हो सकता है। इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 35% से लेकर 45 से 50% तक का ROI आता है ऑपरेशनल कॉस्ट में। मतलब अगर आप ऑपरेशनल कॉस्ट का अगर 100 रुपए लगा रहे हैं तो आपको 35 रुपए से लेकर 40-45 रुपए तक का देख जाता है। देखिए कि सर किस स्केल से आप इस बिजनेस को एक मतलब ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। और एक चीज ये कि सर ऑपरेशनल कॉस्ट भी आपने बताया, तो क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मतलब कितनी पूंजी लगानी चाहिए, कैसे इस चीज को शुरू करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग के मन में ये सवाल आता है ना कि बहुत बड़ी पूंजी लगाएंगे तभी बड़ा मुनाफा होगा, ऐसा माइंडसेट है। जी, तो आपने यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे, मैं एक-एक करके आपका जवाब देता हूँ। स्केल की अगर आप बात करें, तो स्केल आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही विनम्रता के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 2022 में ही भारत सरकार द्वारा नेशनल बेस्ट फिश फार्मर का अवार्ड दिया जा चुका है। इसका मतलब कि मत्स्य पालन जो अभी यूपी में उतना प्रचलित नहीं है, आंध्रा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कलकत्ता में है, आसाम में है, तमिलनाडु में है, वहाँ के भी किसानों को हम पछाड़ते हुए नेशनल बेस्ट फिश फार्मर का अवार्ड हम यूपी में ला पाए। सर यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि सर यूपी में जो आप ये अवार्ड लेके आए, ये सर असल मायनों में देखा जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि देखा जाए तो कोस्टल एरियाज जो है, जहाँ समुद्र का किनारा है, वहाँ मत्स्य पालन तो काफी आसान है, पर मैदानी इलाकों में मत्स्य पालन काफी कठिन हो जाता है, काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये सर मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है ये। स्केल की या ऑपरेशनल कॉस्ट की या प्रॉफिट और लॉस की बात, या किस स्केल से इसको शुरू किया जाए कि एक अच्छा मुनाफा है, तो मैं हमेशा एक बात कहूँगा अपने सारे किसान भाइयों से, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कि अगर आपके पास में 2 बीघे भी जमीन है तो उसमें से आधे में आप अपना ट्रेडिशनल क्रॉप करिए, ट्रेडिशनल खेती करिए, और आधे 1 बीघे में आप मत्स्य पालन का काम करिए। इसको 50-50 में डिवाइड कर दीजिए। और इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है। पूंजी लगती है अगर आप, इस डिपेंड करता है कि आप किस प्रजाति की मछलियों को पाल रहे हैं। अगर आप IMC को पाल रहे हैं, इंडियन मेजर कार्प, तो उसमें आप ऐसे समझिए कि लगभग 1 किलो को पैदा करने में हमें लगभग 100 रुपए की कॉस्ट लगती है, जिसमें लेबर, रेंट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूड रहता है। और वह आपकी मार्केट में 150-160 रुपए में बिक जाती है। और अगर इसको आप रिटेल तक पहुंचा रहे हैं तो वही अगर 1.25 किलो की मछली होगी तो वो आपको 220 रुपए, 225 रुपए में होलसेल बल्क में भी जा सकती है। तो अगर आपके पास में छोटी सी भी जमीन है, आधा एकड़ भी है, आधा बीघा भी है, आप उससे शुरू करिए। 1 लाख रुपए भी है, 2 लाख रुपए भी है, उससे शुरू करिए, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप उसको अच्छी ढंग से, एक व्यवहारिक ढंग से उसको एक रोजगार मान के जब करेंगे तभी वह देके जाएंगे, अन्यथा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने कि ये जरूरी यहाँ पे मायने रखता है कि किस तरीके से आप इसको एक बड़े लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं और कितनी तैयारी है। और मतलब कितना कहा जाए कि किसानों को देखा है सर यूपी में कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब जितनी भी एकड़ भूमि आपके पास है, तो उस पूरी भूमि पे ही वो पूरी किसानी कर देते हैं। कभी कभी तो मौसम की वजह से फसल भी बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे घाटे का सामना करना पड़ता है। तो जब अगर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आपके पास मत्स्य पालन का भी ऑप्शन है, या कहा जाए कि जो पशु आप पालते हैं वो भी एक ऑप्शन ही है, लेकिन ये जो क्षेत्र है मत्स्य पालन वाला काफी बेनिफिशियल है। इससे बहुत सारा मुनाफा बनाया जा सकता है। जैसे कि किसानों की परेशानी हमेशा होती है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो इससे आर्थिक मजबूती आपको जरूर मिलेगी। इस बारे में और बातें करेंगे सुजीत चौधरी जी से। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ही है कि सर ने बताया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं और टेक्नोलॉजी और कहा जाए कि जो पुरानी पद्धति से लोग काम करते आए हैं, जब आज की नई पद्धति भी जुड़ जाती है तो बेहतर मुनाफा होता है। और आज के टाइम में देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमेशा ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और हर जगह नई नई चीजें आ रही हैं। तो सर इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आप क्या लेकर आए हैं नई, जिससे कि जो मत्स्य पालन है वो और आसान हो जाता है और बेनिफिशियल हो जाता है? जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिशनल ढंग से जो काम कर रहे हैं उसको उस ढंग से मत करिए। मछली पालन अभी भी आप गड्ढे में ही करिए, वो सबसे बेटर तरीका है करने के लिए, गड्ढों को मत छोड़िए। टेक्नोलॉजी के रूप में जो हम सबसे पहला इसमें जो नवीनतम काम हमने किया था, वो हमने एक IoT डिवाइस, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, IoT डिवाइस डेवलप किया, जिससे मैं यहीं पे बैठ के अपने पूरे तालाब के पैरामीटर्स को देख सकता हूँ कि उसका pH कितना है, अमोनिया कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है। और यहीं से देख के मैं उन पे एक उसमें अलर्ट सिस्टम भी है जो हमें ये बता देता है कि ये पैरामीटर्स जो है वो अब आप क्रॉस कर रहे हैं, लिमिट को ब्रीच कर रहे हैं और उस तालाब में कुछ करने की जरूरत है। तो यहीं से बैठ के मैं रिमोटली उसको मॉनिटर करता हूँ और अपने सुपरवाइजर्स को या अपने लेबर को यहीं से बैठ के बता सकता हूँ कि तालाब नंबर कौन में आप, या ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, आप इस चीज़ के लिए ये सुधार अपना कार्य करें। ये सबसे अच्छी बात है सर। और मुझे लगता है कि इससे तालाब को वॉच करना या उनकी देखरेख करना बहुत ही आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप एक ही तालाब के पीछे 10 लोगों को लगाएं और एक ही काम के पीछे 10 लोगों को लगाएं, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। तो एक यह चीज़ थी। दूसरी यह चीज़ है कि जो हमने और लोगों के साथ में मिलकर एक ई रिक्शा पे लाइव फिश वेंडिंग सेंटर बनाया है।
जिसमें अभी आप देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मछली मार्केट में दो है कि मछली सबसे अच्छी प्रोटीन तो है लेकिन अवेलेबल इन द वर्स्ट फॉर्मेट, वो अभी भी सड़क पे ही बिकती है अनहाइजीनिक कंडीशन में। तो हम इस चीज़ को चैलेंज करना चाहते हैं, इसी वजह से हमने एक ई रिक्शा पे लाइव फिश वेंडिंग सेंटर बनाया है जिसपे अभी यूजिंग टेक्नोलॉजी हम हाई डेंसिटी में मछलियों को लगभग 2 से 3 दिन तक जिंदा रख सकते हैं और उनको हाइजीनिक वे में हम मार्केट तक स्वयं ले जाते हैं, जिससे बीच के जितने बिचौलिए हैं या मिडिल मैन हैं वो जो हमारा प्रॉफिट ले जाते थे वो अब सीधे हमारे या हमारे किसानों को पॉकेट में आता है और एंड यूजर या उपभोक्ताओं को फ्रेश, ताजी और हाइजीनिक मछली मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और यहाँ पे एक चीज मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग सड़क से मछली खरीद लाते हैं, कई बार तो मछलियां मरी रहती हैं और वो बर्फ में रख के मछली को सेल भी कर देते हैं। लगभग 10-10 दिन पुरानी पुरानी मछली रहती है और फिर लोग खाते हैं, ना तो उससे प्रोटीन मिलता है और मुनाफा जो डिजीज अलग होती है और पैसे भी देके चले जाते हैं। और किसी भी कहा जाए कि मतलब मछली जो रहती है वो खराब ही रहती है, टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। तो ये सर जो ई रिक्शा क्या चलता है, ई रिक्शा उसको हम लोग एक्वाव्हील कहते हैं, Aqua जो wheel। ई रिक्शा पे लाइव फिश वेंडिंग सेंटर है, लाइव फिश वेंडिंग। वेंडिंग सेंटर। और सर आपने जो ये कहा कि लाइव फिश वेंडिंग जो ई रिक्शा पे चल रहा है आपका, ये भी बहुत ही इनोवेटिव एक पहल है। और मुझे लगता है कि एक बार सर मैं मेक इन इंडिया के दिल्ली में विजिट करने के लिए गया था और वहाँ पे फूड का लगा हुआ था। तो फूड का मतलब कि जैसे कि मैं जर्नलिज्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जो हेडलाइन दिया था कि अब मतलब मेक इन इंडिया से सुधरेगी नहीं क्या टैगलाइन दिया था मैंने मुझे कि सर ये जो आपने मत्स्य पालन का क्षेत्र चुना, तो कुछ भविष्य आपने देखा होगा, क्या स्कोप है इस क्षेत्र में? क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगा कि जैसे ही बच्चे 12th पास करते हैं, यहाँ कोई कोर्स चुनते हैं, तो कहा जाता है स्कोप देख लो पहले कि क्या है आगे। स्कोप इसका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मत्स्य पालन को सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आप देखें सिर्फ पैसे की बात है तो लगभग $30 बिलियन, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट है इंडिया में, जो इस समय कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज है। पिछले साल लगभग हम लोगों ने 60 से 70 हजार करोड़ का निर्यात किया था या एक्सपोर्ट किया था समुद्री झींगे का, एल बेनामी का, जिसमें लगभग यूपी की हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर थी। हमने यहाँ पे रायबरेली क्षेत्र में एल बेनामी यानी समुद्री झींगे का उत्पादन ही नहीं किया, बट एक स्केल पे कमर्शियल लेवल पे उत्पादन करके दिखाया, जिससे अब वहाँ पे किसान उस जो खारा जल है जिसमें अभी तक खेती में कुछ नहीं हो सकता था, उससे समुद्री झींगा वहाँ से उगा सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप मॉनिटरी टर्म्स में देखें तो इसको बहुत ही बड़ा है, या एक ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो मछली हो चाहे वो झींगा हो, जिसके लिए आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको पाल लीजिए, अच्छे से पाल लीजिए, लोग उसको खरीदने आपके घर तक जरूर चले आएंगे। और सर पहले देखा जाता था कि मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में ये जो प्रॉन है ये भी एक कॉन्टिनेंटल डिश ही है। बहुत सारे लोग झींगा तो खाते ही हैं, झींगा भी है, लेकिन प्रॉन ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरी साइड से। तो उसका भी अच्छा खासा बिजनेस किया जा सकता है और बहुत ही मुनाफे का बिजनेस है ये। तो मैंने जो झींगे की बात की वो प्रॉन, आप प्रॉन ही समझिए। जो मैं झींगे की बात कर रहा हूँ वो फ्रेश वाटर छोटे झींगे की बात नहीं कर रहा हूँ, एल बेनामी बड़े प्रॉन की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग ने रायबरेली में करके दिखाया। हाँ हाँ। और बहुत सारे लोग इस बारे में जानते नहीं हैं और वो झींगा ही जानते हैं। प्रॉन भी बहुत ही अच्छा है और अब तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो के बारे में बताया और एल बेनामी जो भी जो इसकी कैटेगरी आपने बताई, तो मैं चाहूंगा कि सर झींगे के बारे में भी आप थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्योंकि ये भी एक बहुत ही मुनाफे का बिजनेस है। कई बार लोग मत्स्य पालन के चक्कर में इसको स्किप भी कर जाते हैं। जी देखिए, झींगे की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एल बेनामी स्पीशीज की बात करता हूँ। एल बेनामी को आप कंफ्यूज मत करिएगा कि जो हमारे फ्रेश वाटर या मीठे जल में जो झींगे, छोटे झींगे होते हैं, वो जो नदियों से निकलते हैं या कुछ तालाबों से निकल के आते हैं, वो नहीं। एल बेनामी की बात कर रहा हूँ जो खारे जल में होते हैं। ये खारे यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि खारे वाले अलग होते हैं और मीठे पानी वाले अलग होते हैं। मैं खारे जल के झींगे की बात कर रहा हूँ जो कि एक्सपोर्ट होता है। पिछली बार यह इंडिया से लगभग $7 बिलियन का, मतलब लगभग 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें यूपी की भागीदारी लगभग ना के बराबर थी, जैसे मैंने पहले बताया। जहाँ कहीं पे भी खारा पानी है, अगर वहाँ पे खारा पानी है, वह किसान भाई, वह व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ उस पानी की टेस्टिंग के लिए कि क्या वहाँ पे झींगा किया जा सकता है कि नहीं। जैसे हमारे रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, अमेठी में काफ़ी खारा पानी है जहाँ पे ये काम किया जा सकता है। वैसे ही अगर और कहीं किसी बेल्ट में खारा पानी निकलता है तो वह जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनकी लैब टेस्टिंग करा के उनको बता सकते हैं कि झींगे का पालन कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। हो जाता है कि मत्स्य पालन करने में पानी कैसा होना चाहिए, जैसे कि सर ने भी बताया कि झींगे को लेकर कि खारे पानी का झींगा या प्रॉन जो होता है अलग होता है, मीठे पानी का अलग होता है। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा कि क्या क्या जरूरी बुनियादी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि बस्ती क्षेत्र में क्या क्या सावधानी इस क्षेत्र में मतलब मत्स्य पालन को लेकर करनी चाहिए और कैसे करें ये बिजनेस बस्ती के अंदर या ऐसे मैदानी इलाकों में। जी, बस्ती में एक बहुत ही अच्छा स्कोप है मत्स्य पालन करने का, क्योंकि बस्ती के ही बगल में गोरखपुर यूपी की सबसे बड़ी मछली मंडी है, जहाँ से आपके ये जो मछलियाँ हैं वो ना कि सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल और दूसरे देशों में भी जाती हैं। जो ये सबसे बड़ी मंडी होने का जो लाभ है वो हम बस्ती वासी नहीं उठा पा रहे हैं। एक तरह कई बार से सर ऐसा होता है चिराग नहीं दे रहा, संभावनाएं बहुत सारी होती हैं बट लोगों को पता नहीं होती हैं।
सिद्धार्थनगर में इसका बहुत ही अच्छे से पालन किया जा रहा है, लेकिन सिद्धार्थनगर में सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो है वो वहाँ पे है बाढ़ का आना। हर दूसरे तीसरे साल पे बाढ़ आती है, बस्ती में भी कुछ इलाकों में बाढ़ आती है। तो सबसे पहली बात तो आप बाढ़ वाले इलाके को छोड़ दें, लेकिन इसको अगर आप अपने खेतों में छोटे छोटे पॉन्ड या तालाब बना के करते हैं तो वो सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है। बड़े झीलों के साथ में ना जाए, बड़े झीलों में बड़ा इनपुट भी लगता है और बहुत मशक्कत भी रहती है हार्वेस्टिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए। आप छोटे छोटे तालाबों को बनवाएं जो आपके बाढ़ के ग्रसित इलाकों से दूर हों और उनको मैनेज करें। और अगर आपकी मछलियाँ अच्छे से आप उनको पाल सकते हैं तो जो मार्केट है, जैसे मैंने बताया गोरखपुर मार्केट जो मछली मंडी है वो सबसे बड़ी मंडी है यूपी की, वहाँ पे आप ले जाके बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी आपको नहीं ले जाना है तो बीच के जो आड़ती है वो आपके फार्म से खुद ही उन मछलियों को ले जाकर वहाँ पे उनकी मार्केटिंग करके आएंगे। और सर अब तो ऑनलाइन चीजें भी इस मार्केट में घुस चुकी हैं कि पहले नॉनवेज सिर्फ दुकान चौराहों पर ऐसी जगहों पर मिला करते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऑनलाइन, जैसे अभी लुसियस का नाम इसमें सबसे पहले आ जाता है नॉनवेज सेल करने को, उसमें कि ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो आपको इसको लेकर कि कैसे इसको और मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर जा सकते हैं? आपको जान के अच्छा होगा कि लिशियस हमारा कस्टमर है, हमारे ही फार्म की मछलियाँ लिशियस के गुड़गांव सेंटर्स में जाती हैं। ये तो हमेशा तो नहीं, लेकिन वो लेके जाती हैं। हर जगह आज फ्रेशनेस की तलाश है। जैसे मैंने लाइव फिश वेंडिंग सेंटर बनाया, जैसे आप उसको 2-4 किसान भाई लेके एक ही रिक्शा मॉडल उनसे लेके उसको चला सकते हैं। अपनी मछलियाँ खुद ही वह मार्केट तक लेके जा सकते हैं। उस पर वो अभी इतने एम्बिशियस मत होइए कि आप ऑनलाइन उसको तुरंत बेचने लगे। आप ऑनलाइन अपने नंबर को उस गाड़ी पे फ्लैश करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, आजकल आपके व्हाट्सएप में भी ये फैसिलिटी आ गई है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप वहाँ से लेना शुरू करें और धीरे धीरे करके इसको आप आगे बढ़ाएं। इस बारे में और बात करेंगे। एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जो कि देखा जाए तो बाहर की जो कंपनीज हैं वो इस चीज़ को तलाशती रहती हैं और यहाँ के लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब वो मार्केट में आ गए और सारा का सारा मुनाफा भी उड़ा ले जाते हैं और यहीं के लोगों से चीज़ें खरीदते हैं और यहीं के लोगों को बेच भी देते हैं। तो क्या चीज़ें हैं बस्ती के क्षेत्र में कि कैसे इस चीज़ को और मतलब बड़े स्केल पे किया जा सकता है और क्या संभावनाएं हैं बस्ती क्षेत्र के अंदर? बस्ती या पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आप देखिए तो लगभग यूपी की आबादी ही 25 करोड़ की है, जिसमें से लगभग 60 से 70% आबादी आपकी पूर्वांचल में बसती है। अगर आपने इसके सिर्फ 2 से 3% के कस्टमर्स भी बना लिए तो आप सोचिए आप कितने बड़े मार्केट या कितने बड़े स्कोप को आप अपनाने जा रहे हैं। उसकी कोई बखान नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उत्तर प्रदेश अपने आप में ही एक देश, अपने आप में ही एक कंट्री है। तो बस्ती बीइंग पूर्वांचल में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बस्ती की सॉइल कंडीशंस अच्छी हैं। बस्ती में बाढ़ की बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। बस्ती में बगल में ही गोरखपुर की मछली मंडी है और बस्ती एक आप कहिए तो एक इस समय सारे गोल्डन कॉन्टिनेंटल कह लीजिए या हाईवे से जुड़ा हुआ है, जहां से आप अपने मछलियों को दूसरे शहरों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो बस्ती में हर तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, जिसको हमें देखना चाहिए और इसका हमको अपने यूज में लाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि बस्ती क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस ये है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कई बार चीजें पता नहीं चल पाती हैं। बगल में ही सारी सुविधाएं होती हैं, हर चीज की संभावनाएं होती हैं कि कितना इजीली वो चीजों को उगा सकते हैं या ऐसे मत्स्य पालन जैसा कि आपने बताया इस बिजनेस को कर सकते हैं और इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। शो हमारा लगभग समाप्ति की ओर है और अब हम सबके जाने का समय हो चुका है, लेकिन अभी हम नहीं जा रहे हैं। थोड़ी बातें हम अपने गेस्ट सुजीत चौधरी जी से करेंगे। और सर सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं मत्स्य पालन की बिजनेस को लेकर। तो मेरा एक सीधा सीधा सवाल ये है सर कि अगर कोई बस्ती क्षेत्र में आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, हम यहाँ पे जुड़ने के लिए ही बैठे हुए हैं। हमारी कंपनी का पंप का नाम एक्वाएक्स प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग एक तरफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कोऑपरेटिव वे में किसानों के साथ में जुड़ के उनको मत्स्य पालन करवा भी रहे हैं और दूसरी साइड में मार्केट उनको हम डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस भी दे रहे हैं, जिससे उनका बिचौलियों को हटा के हम उनका मुनाफा इंक्रीज कर पाए। तो हम इसीलिए बैठे ही हैं। जो कोई भी मत्स्य पालन बस्ती में या आसपास के क्षेत्र में करना चाहता है वो हमारे वेबसाइट aquax.in पे भी जा सकता है, वहाँ से संपर्क कर सकता है, वहाँ से नंबर ले सकता है या बस्ती के लोग डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818647551। नाम सुजीत चौधरी। यहाँ पे कॉल करेंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं। सही लोगों को आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो? बहुत सारी चीज़ें तो आपने बता दी, लेकिन बस्ती क्षेत्र के लोगों के लिए कि कैसे वो मतलब इस क्षेत्र में बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, एक मैसेज जो बहुत ही मतलब काम आ जाए। जी, मैं ये कहूँगा कि बस्ती को कभी शुगर बाउल भी कहा जाता था, लेकिन अब वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, कई सारी मिलें बंद हो गई। लेकिन अब हम एक्वाकल्चर का फ़ायदा उठा के मैं अपने किसान भाइयों से या अपने युवा साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग एक सोने की मिट्टी पे बैठे हुए हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। बाहर की दुनिया में कम ताकते जागते हैं, जो अपने बस में है, इस सोने की मिट्टी को हम सही में सोना बना के इसी को हम मार्केट में ले जाके अपना ही नहीं, अपने पूरे समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि वो एक्वाकल्चर की तरफ एक बार देखें, उसको समझे, कोई परेशानी हो हमसे कॉन्टैक्ट करें और इसकी तरफ अग्रसर होकर ना सिर्फ अपने ही बल्कि पूरे समाज का कल्याण करने में आगे बढ़ें। बस्ती क्षेत्र की मिट्टी वैसे भी सोना है, बस ये है कि लोग सोने को पहचान नहीं पा रहे हैं और उस सोने को पहचानना जरूरी है। जब आप उस सोने के मोल को पहचान जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे जो गेस्ट है हमारे सुजीत चौधरी जी, मत्स्य पालन को अगर ये बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर एक्वाएक्स प्राइवेट लिमिटेड पर विजिट करें। और जो भी चीज़ें, जो भी परेशानी है इस बिजनेस को लेकर, कि बिजनेस को लेकर हमेशा यही सवाल होता है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे मुनाफा कमाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सुजीत चौधरी जी से इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान
ले सकते हैं। और अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 9818647551 पे। नंबर एक बार मैं हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ, 981864 981864 7551 पर। इसमें कॉल करके आप बहुत सारी जानकारी मत्स्य पालन के बिजनेस के बारे में ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत चौधरी जी आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना बेहतर ज्ञान आपने लोगों को दिया। और जो लोग भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो भी युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।